नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पुलवामा आतंकवादी हमले में जिन जवानों की शहादत से हर आंख नम है, जिन्हें हम आप और खुद प्रधानमंत्री तक शहीद कह रहे हैं, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सरकारी रिकॉर्ड में वो शहीद नहीं कहलाएंगे। दरअसल यहाँ एक तकनीकी दिक्कत है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसके तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हैं, उनके जवानों की तैनाती देश के भीतर होती है और वो गृह मंत्रालय के तहत आते हैं, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। वहीं थल सेना, नौसेना या फिर वायु सेना के जवान रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं और उनकी तैनाती सीमा पर देश की रक्षा के लिए की जाती है। ऐसे में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि सीमा पर अगर गोली सेना के जवान और बीएसएफ के जवान दोनों को लगती है और दोनों की मौत होती है, तो भी शहीद का दर्जा सिर्फ सेना के जवान को मिलता है। पैरामिलिट्री के जवान को अगर आतंकवादी या नक्सली हमले में मारा जाता है तो भी इसे सिर्फ मौत ही कहा जाता है, इसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता। एक ही मोर्चे पर तैनात दो जवानों में एक शहीद और एक की मौत, ये बात थोड़ी समझ से परे है। सवाल सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में शहीद के दर्जे का नहीं है, सवाल ये भी है कि सेना के मुकाबले हर मोर्चे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को कम क्यों आंका जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माना है कि पैरामिलिट्री में 84,000 पद खाली हैं, जबकि सेना के मुकाबले पैरामिलिट्री के जवान ज्यादा शहीद होते हैं। नक्सली मोर्चे से लेकर चुनाव प्रबंधन तक बड़ी जिम्मेदारियां पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इसकी तैनाती होती है। आंतरिक सुरक्षा भी पैरामिलिट्री के हवाले ही होती है। 2004 से अर्धसैनिक बलों की पेंशन खत्म कर दी गई, जबकि सेना को अब भी पेंशन जारी है। वहीं सेना के मुकाबले पैरामिलिट्री फोर्सेस का वेतन भी कम होता है। सेना को सीएसडी कैंटीन की सुविधा मिलती है, जिसपे 50% जीएसटी की छूट होती है। वहीं अर्धसैनिक बल के जवानों को डीपीएस कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं और उन्हें जीएसटी की छूट भी नहीं मिलती। पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक्समैन का दर्जा और सुविधा भी नहीं मिलती है। सेना को ईसीएच की मेडिकल सुविधा मिलती है, जबकि पैरामिलिट्री को उससे कम सीजीएचएस की सुविधा मिलती है। सेना को गवर्न करने वाले अधिकारी सेना के ही होते हैं, जबकि पैरामिलिट्री को गवर्न करने वाले आईपीएस अधिकारी होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एसएफएफ आते हैं। तो आपको बता दें, पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था और इसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन शहीद का दर्जा सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दिया जाता। जो जवान सेना में होते हैं और वतन के लिए जो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। आतंकी की गोली तो दोनों को लगती है, लेकिन एक तरफ सेना का फौजी है, दूसरी तरफ सीआरपीएफ का जवान है और दोनों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, लेकिन दोनों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। सिर्फ सेना के जवान को ही शहीद का दर्जा दिया जाता है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं रणबीर सिंह, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं और साथ ही एक्स सीआरपीएफ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जिस तरह से ये हमला हुआ पुलवामा में, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए इस हमले में। देश भर में आज गुस्सा है, आंखें नम हैं, परिवार तक पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, लेकिन शरीर क्या पहुंचे हैं, वो तो सिर्फ अवशेष पहुंचे हैं। जी, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे देश का ध्यान दिलाने के लिए हम सहारा समय को सैल्यूट और सलाम करते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने लिया। आपने बहुत सारी डिस्पेरी पहले ही गिना दी।
तो देखिए, सीआरपीएफ का जहाँ तक सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसको महान फोर्स भी कहा जाता है, ग्रेट फोर्स, जो 39 में अंग्रेज़ों के टाइम पे खड़ी की गई, और आज़ादी के बाद आज तक अगर मैडम जिक्र किया जाए तो तकरीबन 34,000 अर्धसैनिक बल के जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। आए दिन अक्सर शहीद होते रहते हैं, चाहे वो नक्सल बाहुल क्षेत्र हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे धधकता कश्मीर कहेंगे हम। इतना बड़ा हादसा आज तक आज़ादी के बाद शायद कभी कश्मीर के नेशनल हाईवे पे नहीं हुआ। और दुख तो तब ज्यादा होता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सीआरपीएफ से आप जुड़े रहे हैं, जब जवान अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर गया सीआरपीएफ का, उसके बाद भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जी, बहुत बड़े दुख की बात है कि आज़ादी के बाद आज तक, अभी देखिए, तकरीबन हर जगह सरकारें हों चाहे देश हो, शहीद चला रहे हैं। जबकि आपके इसके लिए हम बताएं कि 13 नवंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ में आरएस जस्टिस रविंद्र और दीपा शर्मा थे, और सरकार ने खुद एफिडेविट फाइल किया कि ये ऐसा कोई इरादा हम लोग केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा देने का, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं। उसमें क्लियर लिखा है कि नो मार्टर स्टेटस टू पैरामिलिट्री। ये बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो बहुत बड़े दुख की बात है, एक तरफ शहीद कह रहे हैं और जबकि शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया, तो ये बहुत बड़े देश के साथ। और फिर दूसरी चीज, 2004 के बाद जैसा आपने कहा कि देश की संसद को सीआरपीएफ के बांकुरों ने बचाया। अगर सीआरपीएफ 2004 में संसद में ना होती तो वो संसद नास्तानबूद हो जाती। बिल्कुल। तो फिर ऐसी क्या भूल हुई कि हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान और बाकी अर्धसैनिक बलों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी, जबकि आज हमारी ड्यूटी ईच एंड एवरी कॉर्नर, लद्दाख से लेके लास्ट निकोबार तक, हर मतलब स्टेट में, चाहे वो आपने कहा इलेक्शन बढ़िया से करवाने का हो, लैंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, किसी कोने में देखिए सीआरपीएफ के बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगा, रंग रूप भी हैं। चाहे वो पीडीजी है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, चाहे एसडीजी है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आउटर घेरे में लगते हैं, चाहे वो एसपीजी हो, एनएसजी हो, ये सब हमारी सिस्टर विंग है। इवन आरएफ, एनडीआरएफ और कोबरा, ये भी सीआरपीएफ के अंग हैं, जिनके दम पर सरकार बड़े बड़े अभियानों का सफल बनाने का दम भरती है। बिल्कुल, कितने सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर सीआरपीएफ के कंधों पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जब एक सीआरपीएफ का जवान अपने प्राणों की आहुति देता है देश की रक्षा के लिए, कई सारे डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से हमने बताया कि सैलरीज में अंतर है, जो सेना का जवान होता है और जो सीआरपीएफ का जवान होता है, उनके वेतन में अंतर होता है, फैसिलिटीज में अंतर होता है, पेंशन भी बंद हो गई है। बिल्कुल, हमारे साथ जो है हर कदम पे डिस्पैरिटी हो रही है। जैसे खुद गृह राज्य मंत्री ने एयू सिंहदेव के जवाब में राज्यसभा में बयान दिया, पे कमीशन 7th इंप्लीमेंट होने से पहले, कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को सेना की तर्ज पर सुविधाएं, वेतन भत्ते व शहीद का दर्जा दिया जाएगा। 27 सितंबर 2016 को ऑन द रिकॉर्ड है, जब माननीय गृह मंत्री की तरफ से भी बयान आया समाचार पत्रों के माध्यम से कि यस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सेना की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। आपकी नॉलेज के लिए एक और बड़ी डिस्पैरिटी अभी हुई जी। 26 जनवरी का जो मौका था, जब बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जो पैदल पथ हैं, पैदल जो सेना है, उनको कंटिजेंट को राजपथ से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। अब बताइएगा, देश की 15,000 किलोमीटर सीमाओं की चाक चौबंद चौकसी बीएसएफ के जवान जिनके आए दिन सिर काटे जा रहे हैं, चाहे वो बर्फीला हिमालय हो, आईटीबीपी के हिमवीर, अगर हमको राजपथ से 20 मिनट गुजरने की अनुमति ना दें सरकार, तो जवानों के दिल पे क्या गुजरेगी। दूसरा,
सीआईएसएफ के ट्रुप्स को भी इस बार बाहर कर दिया गया। बहुत बड़े दुख की बात है कि देश को पता लगना चाहिए कि सीआईएसएफ जो महत्वपूर्ण जितने भी अपने इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है, मेट्रो, एयरपोर्ट, जितने भी तो उनको भी बाहर कर दिया गया एंड टाइम के ऊपर, जबकि सीआईएसएफ अपनी 50वीं वर्षगांठ इस बार मना रही है। बिल्कुल, कई सारे अंतर हैं, कई सारे मतभेद भी हैं और लगातार हम ये मांग को देखते रहे हैं। जिस तरह से मांग उठती रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये मांग उठाती रही हैं कि जब हमारा जवान देश के लिए अपने प्राण की आहुति देता है तो फिर उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशुतोष भाटिया भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार ये मांग उठती रही है देश भर में कि क्यों आखिर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता पैरामिलिट्री फोर्सेस को। आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हमारे सेना के सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए पुलवामा आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचे हैं। रणवीर जी, जिस तरह से ये हमला हुआ और क्योंकि आप तो सीआरपीएफ में रहे हैं, पूरा देश एक तरफ गुस्से में है, पूरे देश के दिल में इस वक्त आक्रोश है, आग धधक रही है और क्योंकि आप तो सीआरपीएफ में रहे हैं, आपके अंदर तो और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। आप तो ये सोच रहे होंगे कि बस सरकार से एक बार इजाजत मिल जाए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। ये रणबीर की बात नहीं है, पूरे देश के लाखों अर्धसैनिक परिवारों के मन की बात है। माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि हमें बुलाएं और हम जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नक्सल बाहुल क्षेत्र हो या कश्मीर हो या बर्फीला हिमालय हो। आज ये चारों तरफ से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि यस, अब समय आ गया है कि 40 के बदले कम से कम 440 तो होने ही चाहिए। और जहां आप डिस्पैरिटी की बात, एक और मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डिस्पैरिटी क्या हो रही है कि जो सीपीसी कैंटीन है, माफ कीजिएगा, वो सेंट्रल पुलिस कैंटीन है। 10 जनवरी को फिल्मी दुनिया का एक प्रतिनिधि मंडल करण जौहर के नेतृत्व में रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ, आलिया भट्ट के साथ ये लोग पीएमओ में गए। वो सेल्फी भी वायरल हुई थी और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या चाहते हो, बोला जी मूवी टिकट के ऊपर हमें माफ कर दिया जाए जीएसटी। उन्होंने माफ कर दिया। अब बताइएगा, 29 जून 2017 को माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी ने वित्त मंत्री जी को, जेटली जी को चिट्ठी लिखी कि देश के अर्धसैनिक बलों को भी सीपीसी कैंटीन पर छूट दी जाए ताकि जो आज मार्केट रेट पे आ गई तो जवानों को सस्ता सामान मिले। तो बताइए, वो चिट्ठी लिखी, उसका कोई महत्व नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है और उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द ही आपकी बात सुने। और संवाददाता आशुतोष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह से डिस्पैरिटीज की बात हो रही है कि सेना के जवान और सीआरपीएफ के जवान को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात, जब सीआरपीएफ का जवान देश के लिए अपने प्राण त्यागता है उसके बाद भी उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो रणवीर जी, जिस तरह से लगातार हम कई बार सुन चुके हैं, कई मंचों से सुन चुके हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार सरकार से अपील भी करती है, गुजारिश भी करती है और मांग भी उठाती है कि हमें भी, हमारे जवान जो अपने प्राण त्यागते हैं देश के लिए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। आपको याद है कोई मौका जब सरकार से किसी तरह का आश्वासन मिला हो? बिल्कुल, अभी हमारी जो है बीती जो ईद है, ईद के दिन हमारा प्रतिनिधित्व माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी से मिला था और हमने उनसे गुहार लगाई थी कि साहब 23 नवंबर 2012 का लेटर, ये आप नोट भी कर सकते, 23 नवंबर 2012 को एक एमएचए ने आदेश जारी किया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी एक्समैन स्टेटस दिया जाएगा, जो कि गोवा को छोड़ के मैम आज तक किसी स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को गुहार लगाई कि 20 लाख अर्धसैनिक बल के परिवार, जो देश की कुल आबादी का 5% है, इनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो डिस्पैरिटी हो रही है, उनको उनके संज्ञान में लाया जाए। आज तक कोई ऐसा चांस नहीं मिला। जब
अभी रिसेंटली 17 जनवरी को यूनियन होम सेक्रेटरी गाबा जी से आपके माध्यम से आवाज सरकार तक जाए कि उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जीएसटी का मुद्दा सीपीसी कैंटीन पर हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, आपके माध्यम से बता रहे। दूसरी चीज उन्होंने कही, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को एक्समैन का दर्जा और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड दिया जाएगा, लेकिन वो भी अभी बजट जो निकला तो उसमें ऐसा अर्धसैनिक बल आधे अधूरे ठगे से। बिल्कुल, कई सारी मांगे हैं जो लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस करती रही हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता आशुतोष भाटिया से संपर्क करने के लिए। आशुतोष, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी जी आशुतोष, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो एक मांग कर रही हैं लगातार कि आखिर उनके जवानों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, जब वो भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, जब वो भी अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। और यही मांग लगातार उठती रहती है। और अब जब पुलवामा में हमला हुआ, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। शहीद हम कह रहे हैं, लेकिन शहीद का दर्जा दिया नहीं गया है अब तक। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मसला एक तरीके से नौकरशाही के जाल में और जो सरकारी लापरवाही है, जो पॉलिटिकल लापरवाही है, उसके जाल में फंस कर रह गया। और जहां तक मांग का सवाल है, ये बात भी सच है कि बहुत ज्यादा पुरजोर वॉइसेस पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से या उनके संगठनों की तरफ से भी इस मसले पर नहीं रही हैं, क्योंकि इस देश में बगैर मांगे कुछ मिलता नहीं। जो स्थिति है पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, जो कि इनके संगठनों की ओर से मांग की जाती रही है, वो काफी ज्यादा एक तरीके से चौंकाने वाली है। क्योंकि जो वर्क होता है, खासकर कि युद्ध के बगैर, हालांकि युद्ध की स्थिति में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत योगदान होता है, लेकिन जिस तरह की अभी जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हर ऑपरेशन में साथ होते हैं। लेकिन ये जो भेदभाव है ये बहुत पुराना है, आज से नहीं है, और ये कई स्तरों पर ये पेंशन में है, इलाज में है, अगर कैंटीन की, सीएसडी कैंटीन की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों के एडमिशन की बात करें, और जो दूसरी तमाम जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये लाभ उनको नहीं दिया जाता सेना के मुकाबले। और सरहद पर जवान गोली सेना का भी खाता है, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी उसको झेलते हैं, प्राणों का अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, लेकिन ये उस तरीके से इनको महत्ता नहीं दी जाती है। ट्रेन में रिजर्वेशन किया गया। बिल्कुल रणवीर जी, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया है कि लगातार ये मांग उठती रही है और ये मांग कोई नई नहीं है, काफ़ी समय से इस बात को उठाया जा रहा है, कई बार इस बात को आगे पहुंचाया भी गया। क्या अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आप मुलाकात करेंगे इस मांग को लेकर? क्योंकि तस्वीरें हम जिस तरह से दिखा रहे हैं, परिवार तक पार्थिव शरीर जो पहुंचे हैं, आपको पता है कितना भयानक ये हादसा था, जिस तरह से विस्फोट से भरी हुई एक गाड़ी सीआरपीएफ के जवान की गाड़ी से टकराई और परखच्चे उड़ गए, अवशेष ही हैं ये बस। किसी माँ के पास उसके बेटे के आधा शव पहुंचा है, रोती बिलखती माँ यहाँ पर रोती बिलखती किसी की पत्नी है, किसी के पिता के आंख से आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसे में उसके बेटे को जब शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तो उसे, जिस बेटे पर अभिमान है, वो सवाल पूछता है कि आखिर कहाँ गलती रह गई हमसे। हमने तो पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश के साथ अपने बेटे को देश की रक्षा में लगाया था, उसके बावजूद हमारे देश की सरकार हमारे घर के बेटों को, हमारे घर के लाल को, जब वो देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते हैं, उसके बाद शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, आपके माध्यम से हम तो मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए कि वो पैरामिलिट्री प्रतिनिधि मंडल को बुलाए और बातचीत करें। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले रेवाड़ी में अर्धसैनिक और पूर्व अर्धसैनिक बलों की एक रैली हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। अब जवानों की तो यहाँ, हमारी अर्धसैनिक बलों की तो 1 रैंक 1 पेंशन छोड़ दीजिए, जवानों की पेंशन ही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये आवाज़ वहाँ तक जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी, कौन, बड़ा सवाल है कि कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाएगा, कैसे उनकी हेल्थ ज़रूरतें पूरी होंगी, कैसे उनके, जिनके माँ के लाल चले गए, जिसका साया चला गया, जिसको वो चांद देखती थी शीशे में, वो बच्चों के पापा जो अभी तो जवान छुट्टी काट के ही तो गए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं। बिल्कुल, आप सीआरपीएफ में रहे हैं,
क्या तकलीफें एक सीआरपीएफ के जवान को देखनी पड़ती हैं, वो किन तकलीफों से होकर गुजरता है? क्योंकि हमें तो सिर्फ जानकारी मिलती है कि आज हमारे सीआरपीएफ के जवान इस इवेंट में जुड़े हुए हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या वो तकलीफें होती हैं जो आपको ग्राउंड जीरो पर झेलनी पड़ती हैं। सबसे बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई सवाल दागा सीआरपी का मतलब ही मैम चलते रहो प्यारे, यानी कि उन लोगों का वो कोई एक ठिकाना नहीं रहता। आज कश्मीर में है, शाम को जो है कहीं आग लग गई तो उधर भेज देते हैं। अभी इलेक्शन का दौर आया तो इलेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई देश में ऐसी घटनाएं घटती जवानों की छुट्टियां बंद हो जाती। जैसे अभी इलेक्शन का दौर है, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई जवानों की छुट्टी 2 महीने पहले ही बंद कर देते, तो एक बहुत बड़ी, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए जो है ना जो रहने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है, और जवानों को तनख्वाह तो आप कह ही रहे हैं कि इतनी बड़ी डिस्पैरिटी हो रही है। मैम सेना हमारे बड़े भाई हैं, आदर करते हैं। सेना का एक जवान मात्र 17 साल करने के बाद उसको पेंशन बनंजा के तौर पे 1 रैंक 1 पेंशन, देन फिर रिहेबिलिटेशन, यहां तो कुछ भी नहीं है। अर्धसैनिक आधे अधूरे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपने विकलांग को दिव्यांग में चेंज कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील कर सकते हैं, माननीय अपने 7 RCR को भी उन्होंने चेंज कर लिया लोक कल्याण से, तो फिर अर्धसैनिक को पूर्ण सैनिक का दर्जा क्यों न दिया जाए ताकि सरहद। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा सवाल भी आपने सरकार पर उठा दिया है कि आखिर जब इतने सारे बदलाव हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं सीआरपीएफ पर भी ध्यान दिया जाए, क्यों नहीं बीएसएफ के जवान जो कि बॉर्डर पर खड़े रहते हैं मुस्तैदी के साथ ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके, ताकि कोई दुश्मन हमारे देश में दाखिल ना हो सके। उसके बाद इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जाता है? क्यों नहीं हमारे हर जवान को उसकी जो मांग होती है वो उसकी मांग पूरी क्यों नहीं की जाती? बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं मांगी है देश के जवान ने, उसने सिर्फ इतना कहा है सीआरपीएफ में हूं, देश के लिए अपने प्राण त्याग रहा हूं, तो क्या मुझे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एसएसएफ की इतनी ज़्यादा हमारे जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए खड़े रहते हैं कि कोई भी दुश्मन देश के अंदर दाखिल ना हो जाए, कोई भी ऐसी घटना ना घट जाए जिससे हमारे देशवासियों को परेशानी हो, जिससे हमारे देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। जब भी हम देखते हैं, अगर नक्सली की बात की जाए, नक्सली एरिया की बात की जाए, वहां पर भी हमने देखा है हमारे जवानों को, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के जवानों को हम अक्सर देखते रहते हैं किस तरह से विषम परिस्थितियों में वो जाते हैं और फिर वहां पर पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। रणवीर जी, जिस तरह से मैं चाहती हूं कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि सीआरपीएफ में आपने लंबा वक्त गुजारा है और कई तरह के अनुभव आपके रहे होंगे। देखिए, जहाँ कश्मीर का सवाल है, हमारे तो जब पीक पे था, ये 89 में ये स्टार्ट हुआ, और जो है हमारे जनता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे कश्मीर में, और बहुत लोगों को हमने सहायता भी दी है। जब कर्फ्यू लगता था तो मान लो कोई बीमार व्यक्ति आया है या कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है, हम टॉप प्रायोरिटी देते थे, और कई बार ऐसे भी हम हमलों से बचे क्योंकि हमारे उनसे नज़दीकी रिश्ते, रिलेशन जो पुलिस पब्लिक रिलेशन में हम होता है, हमने कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया और अच्छे से नौकरी करके आए। हमने नक्सल बाहुल क्षेत्रों में जहाँ 76 जवान सीआरपीएफ तो बनी शहादत के लिए है, 76 जवान शहीद हुए थे नक्सल बाहुल क्षेत्रों में। वहाँ भी जब हमने गए तो हमने लोगों के साथ रिलेशन अच्छे किए, जिससे हम कई बार हादसों से बचे। और सीआरपी तो शांति रक्षक है, विश्व का वर्ल्ड पीस कीपर्स है, जिसकी शाखाएं तो जिनके कंटीजेंट शांति मिशन में भी बहुत जाते हैं मैम। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीति पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रीति, जिस तरह से स्टूडियो में हमारे साथ एक्स सीआरपीएफ के जवान रणवीर सिंह बैठे हुए हैं, वो भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। आज एक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सर्वदलीय बैठक रही थी और उस बैठक में सीआरपीएफ के एडीजी भी शामिल थे। क्या कोई जानकारी इस बारे में कि उन्होंने इस तरह की मांग सरकार के सामने रखी?
देखिए, इस बैठक में छोड़िए कई नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है, खासकर कि ये जो घटना हुई है, ये जिसमें हमारे सीआरपीएफ की 40 से अधिक जवान शहीद हुए, इसको लेकर के कुछ नेताओं ने भी, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है, और भी कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है कि जो हमारी पैरा मिलिट्री की फोर्सेस हैं, जब वो भी ड्यूटी पर ही उसी तरीके से शहादत प्राप्त कर रही हैं, तो उन्हें शहादत तो आप कहते हैं, लेकिन इस मौत को आप शहादत के बाद में उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते? इस चीज को लेकर के कुछ नेताओं ने भी मुद्दे को उठाया है। मांग लंबे समय से चली आ रही है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना का जवान अगर ड्यूटी समय अपनी जान गंवाता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन वहीं इसकी विपरीत अगर हम सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अगर इस तरह की किसी घटना में अपनी जान गंवाते हैं तो उन्हें सरकार शहीद तो बोलती है, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं देती। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती उनके परिवार को जो एक शहीद के परिवार को मिलती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है एक बार दोबारा से पुरजोर तरीके से इसकी मांग हो रही है, लेकिन उसका नतीजा कब तक निकलेगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि लंबे समय से ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो पेंडिंग है और उस पर कंसेंसस नहीं बन पाता। पैरामिलिट्री फोर्स भी देखिए उतनी ही तत्परता के साथ में इस तरह के सेंसिटिव पोस्ट पर काम करती है, ड्यूटी करती है, जैसे कि बाकी तमाम हमारी जो 3 फोर्सें हैं, जल, थल और वायु सेना, उनकी ड्यूटी रहती है। सबसे ज्यादा तो सेंसिटिव बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जिसका इस्तेमाल चुनाव कराने से लेकर के बाकी तमाम इस तरह की डिप्लॉयमेंट्स में रहता है। सेंसिटिव इलाकों की डिप्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की ड्यूटी लगती है, लेकिन जब बात आती है कि शहीद का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए तो वो अब तक इस अधिकार से वंचित है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। रणवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। रणवीर सिंह जी, जिस तरह से हमारी सहयोगी प्रीति पांडे ने भी बताया कि तमाम बड़े इवेंट्स देश में जो भी होते हैं, चाहे हम चुनावों की बात करें या फिर जितने और इवेंट्स देखने को मिलते हैं, वहां पर तैनाती जो सीआरपीएफ की होती है, बॉर्डर की बात करें तो वहां पर बीएसएफ के जवान खड़े होते हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन जब बात दर्जा देने की आती है शहीद का, उस वक्त कहीं से आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन इस बार यहां पर कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ये आवाज उठाई है कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। किस तरह से देखते हैं जो बयान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, ये अच्छी जो रुझान है कि भाई जो विपक्ष की पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम चाहेंगे कि शहीद के शहादत में भेदभाव ना हो। अब जैसे शहादत में भेदभाव कैसे, मैम आपके लिए जानकारी देना चाहेंगे कि पूरे देश के तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि माननीय प्रधानमंत्री का जो गृह प्रदेश गुजरात है, अगर गुजरात का कोई जवान अर्धसैनिक बल का शहीद होता है ड्यूटी के दौरान पे, तो उसको मैम मात्र 4 लाख रुपए कंपनसेशन राशि मिलती है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश है। आप दिल्ली छोटा राज्य है, अरुणाचल छोटा राज्य है, रिसेंटली आप मध्य प्रदेश को देखिए जिन्होंने 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, तो ये शहादत में भेदभाव हुआ। अब आईटीबीपी का डोकलाम तक जवान हिमवीर बोलते हैं उनको जी, जो 20,000 फीट की हाइट तक बर्फीले हिमालय में हिमवीर चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। मैम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सियाचिन ग्लेशियर 14,000 फीट से स्टार्ट होता है। सेना के एक जवान को वहां पे 30,000 से लेके 42,500 तक सियाचिन भत्ता देते हैं, जबकि जो हिमवीर बैठा हुआ आईटीबीपी के जवान, उन पे क्या गुजरेगी। एक चीज और बताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर दिवाली मनाते हैं आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ और बीएसएफ के जवानों के साथ। अब जलेबी का आनंद अच्छा लिया जाता है, ये बहुत जरूरी है पॉइंट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमको भी बोनंजा दीजिए, जब हमने काबुल एम्बेसी को बचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे लाहौर से और वहां गए थे काबुल, जवानों को उन्होंने बूस्टअप फार्मूला दिया, कुछ पल गुजारे और कहा कीप इट अप। तो नाउ द टाइम हैज कम कि कीप इट अप कीजिएगा उनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच जाते हैं तो मनोबल जरूर बढ़ता है, क्योंकि जब देश का मुखिया आपके बीच आके आपके साथ खड़ा होके कुछ पल गुजारता है, आपकी पीठ थपथपाता है और आपको आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है उसके लिए भी कुछ बातें आपके साथ साझा करता है, उसके बाद जाहिर तौर पर मनोबल तो बढ़ता है। बिल्कुल
अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए ना। अभी 21 अक्टूबर को जो पुलिस दिवस मनाया गया, स्मारक शाला में गए प्रधानमंत्री जी, पूरे फोर्सेस के डीजी थे वहां पे, राजनाथ जी खुद मौजूद थे और वहां प्रधानमंत्री जी काफी गमगीन नजर आए और उन्होंने जिक्र किया खाकी का कि भाई पैरामिलिट्री एनडीआरएफ का भी जिक्र किया कि बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। तो सर उनको बनंजा तो दीजिए ना, जो उनकी ड्यूटी को देखते हुए अब समय आ गया, सेना के नाम पे अर्धसैनिकों का शोषण बंद होना चाहिए। ये 20 लाख पैरामिलिट्री जवानों की आवाज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचे और जो भी मांग आप कर रहे हैं उस मांग को सुना जाए और उस मांग को सुनकर फिर उस पर आपको जिस तरह से आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी जो तमाम डिमांड्स हैं, तमाम मांगे हैं, उनको वो पूरी करें। आप स्टूडियो में आए रणवीर सिंह जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सीआरपीएफ के जवानों के पार्थिव शरीर की ये तस्वीरें हैं। उनके परिजनों तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है और कहीं ना कहीं जो एक मांग सीआरपीएफ के जवान करते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का आज पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर उनके पैतृक स्थान पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस हमले में देश के हर हिस्से के जवान शहीद हुए हैं। सबसे ज्यादा शहीद यूपी से हुए हैं। यूपी के वाराणसी के रहने वाले रमेश कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। रोती बिलखती ये तस्वीरें आपके सामने हैं उनके घर वालों की। किसी की मां रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है, सबकी आंखें नम हैं, सबका दिल भरा हुआ है, शब्द मौन है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। वहीं जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के जवान रोहताश लांबा का भी अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। तो जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रोहताश लांबा का अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ किया गया और गर्व होता है हर एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तानी को, जब उसके परिवार से कोई देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन कब तक इस तरह से हम शहादत देखते रहेंगे? संवाददाता प्रीति पांडे हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पार्थिव शरीर पहुंचे हैं पैतृक स्थानों तक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, आंखें नम हैं, जुबान से कुछ कहा नहीं जा रहा, तस्वीरों को बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसी हैं जो अपने आप में सब कुछ कह रही हैं। देखिए, ये एक एक तस्वीर एक एक कहानी बयां करती है। कोई बेटा, कोई पति, कोई बाप अपने परिवार के लोगों से अलग हुआ है और ये तस्वीरें, ये कहानियां जो हैं अब पूरे देश को याद करनी होंगी। ये वो नाम ना बन के रह जाए जिसे हम भूल जाते हैं, जिसे हम भुला देते हैं। और जरूरत यही है। देखिए, जरूरत के साथ में सरकार दावा भी यही कर रही है कि कार्रवाई होगी, इस बार जवाब दिया जाएगा। हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि जो जवाब होगा वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब होगा कि दोबारा इस तरह की नापाक हरकतें करने वाले इसकी कल्पना भी ना करें। लेकिन ये इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं कि जिस किसी ने भी देखा शायद वो ठीक से सो ना पाए। ये जो कॉफिन है, जब ये पहुंचे हैं इनके घरों में, जिस हालत में पार्थिव शरीर पहुंचाए गए हैं इन सैनिकों के, इन शहीदों के परिजनों के हाथ कांप गए एक बार को उन्हें देख करके। आप सोच नहीं सकते, इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, रो रो कर बुरा हाल है एक पत्नी का, एक माँ का, अपने अजीज को इस हालत में देख करके। अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजती है एक माँ, और जब वो तिरंगे में इस तरह से लिपटा हुआ वापस आता है तो उसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। यहाँ तो वो तमाम मंजर जो है उनकी आंखों के सामने है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 40 से भी ज्यादा घर जो है इस वक्त मातम में पसरे हुए हैं और उनके साथ पूरा देश आज मातम मना रहा है। हम चाहते हैं कि ये मातम जो है और साथ साथ जो गुस्सा उबल रहा है हर एक भारतीय के जहन में, उस गुस्से का इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से, ताकि इस तरह की हिमाकत करने वालों को
सही अंजाम तक भी पहुंचाया जा सके। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, जो देख रहा है उसका दिल कांप जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि जो खुद अपनी आंखों के सामने उस मंजर को देख रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, कितनी रातों तक उन्हें नींद नहीं आएगी। बिल्कुल प्रीति, और जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि एक जवान जिसकी 2 महीने की बेटी थी, उसने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी थी और ये कहा था अपने घर वालों से कि होली की छुट्टी पर वो घर लौटेंगे और तब जाकर वो अपनी बेटी का चेहरा देखेंगे, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था और अब कभी वो अपने पिता को नहीं देख पाएगी। वो 2 महीने की बेटी को आज इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उसके सर से उसके पिता का साया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर इतनी गमगीन करने वाली है कि इसे बयां कर पाना मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल है। एक बच्चा जो अपने पिता की बहादुरी को आगे जब बड़ी होकर के उनके मुंह से सुनती तो शायद गौरवान्वित महसूस करती। गौरवान्वित तो वो आज भी होगी, जब वो बड़ी होगी तब भी होगी, लेकिन वो जो कमी, जो वैक्यूम उसकी लाइफ में अब क्रिएट हुई है, वो शायद जब वो महसूस करेगी तो उसका दिल जार जार रोएगा और उसकी कल्पना भर से पूरा देश रो रहा है। जो तस्वीरें हमने देखी, ऐसी एक कहानी नहीं है। 1.5 साल का बच्चा अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। एक पिता जिसने अपने बेटे को बुढ़ापे में जो इकलौता सहारा था उसे खो दिया। उसका ये कहना है कि अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो उसे भी मैं सेना के पास भेज देता, अपने भाई की जान का बदला लेने के लिए और देश की सेवा के लिए। एक दूसरे पिता जो कहते हैं कि एक और बेटा है, उसे मैं सेना में भेज रहा हूं। एक पत्नी जो ये कहती है कि मेरे पति तो जरूर शहीद हुए लेकिन मैं अपने बेटे को भी सैनिक ही बनाऊंगी। आप सोच सकते हैं वो जज्बा जो है, उसे सलाम करने का, 1000 बार सलाम करने का दिल करता है। ये जो मंजर है, लेकिन वो इतना हृदय विदारक है, इतना तकलीफदेह है, जिसे बयां कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और जितने लोग, सारे देश, जहां जहां आज इन सैनिकों के, इन शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, तो पूरा इलाका, पूरा शहर पहुंच गया अंतिम विदाई देने के लिए। अश्रुपूर्ण विदाई जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि जो शहीद होते हैं उनकी शहादत पर आंसू नहीं बहाया जाता, गर्व किया जाता है। और उसी भारी मन के साथ हम भी यही कह रहे हैं कि हम गौरवान्वित हैं क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, हम गौरवान्वित हैं कि इन शहीद जवानों की वजह से आज हम खुले में सांस ले पा रहे हैं। हमारे साथ आलोक मोहन नायक भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरह से 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए लेकिन दर्जा शहीद का नहीं मिला है सीआरपीएफ को, और आज सर्वदलीय बैठक में एडीजी सीआरपीएफ भी शामिल हुए थे, क्या इस तरह की जानकारी कोई कि उन्होंने ये मांग रखी गृह मंत्री के सामने? तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे देश के 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं पुलवामा आतंकी हमले में। इस कायरतापूर्ण हमले में जिस तरह से ये कायराना हरकत हुई, आपको बता दें 14 फरवरी को पुलवामा में, उसमें 40 जवानों को हमने खो दिया है और आज उनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंच रहे हैं। नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है, मान सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और हर हिंदुस्तानी आज सलाम कर रहा है जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। इन तस्वीरों को शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में अपनी कहानी, अपनी दास्तां को बयां कर रही हैं। हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हो गई, वो देश के लिए शहीद हो गए। हमारे संवाददाता आलोक मोहन नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो पुलवामा हमले में शहीद हुए, उनके आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तक, उनकी पैतृक जगहों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। आज सर्वदलीय बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर, जिसमें सीआरपीएफ के एडीजी भी शामिल थे।
क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी की एडीजी सीआरपीएफ ने ये बात सामने रखी कि हमें भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जवानों ने भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की, अपने प्राण त्यागे? जी, ये बात एडीजी सीआरपीएफ तो नहीं कही, एक प्रोटोकॉल होता है, इन बातों को ऐसे समय पे कहा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इस बात को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेना के लोगों को शहीद की का दर्जा दिया जाता है, वैसा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन लोग जब शहादत देते हैं, ये लोग जब देश के लिए शहीद होते हैं, तो उन्हें भी वही दर्जा दिया जाना चाहिए जो एक सैनिक को दिया जाता है, आर्मी वालों को दिया जाता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मसले को उठाया। तो हमारी बात हुई दोनों लोगों से, कि संजय सिंह से भी हुई और संजय राउत से भी हुई। तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को नोट डाउन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्दी इस तरह की कार्रवाई होगी और सीआरपीएफ या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, अगर उनकी इस तरह से शहादत होती है तो उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो आज आपने सही कहा कि बैठक में ये मसला उठा था, कई सांसदों ने इस बात को उठाया था, कई दलों के लोगों ने उठाया था, और जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, इसे नोट डाउन किया है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी जरूरी, जितनी जल्दी इस मसले पर कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरह से उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उससे पहले जब हमला हुआ था देश पर, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा, और फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अब यहाँ पर जिस तरह से पुलवामा में हमने अपने देश के 40 सीआरपीएफ जवानों को खो दिया है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से बोले हैं और इस बार उन्होंने ये सब अपने शब्दों में साफ कर दिया है कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं दुश्मन, अब नहीं बख्शा जाएगा और कतरे कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जी, पूरा देश इस समय गुस्से में है। तमाम लोग का खून खौलता है इस तरह की घटना, इस तरह के हादसे देखने के बाद। आज जो एक सेंस लिया गया, जो जितने भी दल थे उन्होंने 2-3 बातें साफ साफ कही। उन्होंने कहा कि सर्व दल के लोग, हर दल के लोग सरकार के साथ हैं, हर दल के लोग अपनी सेना के साथ हैं, और सरकार जो भी कार्यवाही करेगी वो तमाम लोग उनके साथ हैं। तो कहा जा सकता है कि आज जो सर्वदलीय बैठक थी उसका जो सेंस था कि सारे लोगों ने सरकार के हाथ का एक जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप जो भी फैसला लेंगे, पूरा देश इस समय आपके साथ है, तमाम राजनीतिक दल आपके साथ है। अब इस सरकार को सोचना होगा कि वो किस तरह का एक प्लान तैयार करती है जवाब देने का, किस तरह से वो उसको एक्टिवेट करेगी, किस तरह से करेगी, कितना समय लेगी, कैसी प्लानिंग करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, सरकार किस तरह से अब आगे की रणनीति तय करेगी, किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, ये तो बहुत सीक्रेटिव तरीके से इसके लिए प्लानिंग चल रही है, और एग्जीक्यूशन के बाद ही लोगों को पता चलेगा, देश की जनता को पता चलेगा कि क्या बदला लिया गया है, किस तरह से कार्रवाई की गई है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हृदय विदारक की तस्वीरें हैं। नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है जवानों को, जिस तरह से जो शहीद हो गए इस पुलवामा हमले में। उसके बाद आक्रोश भी है लोगों में, गुस्सा भी है, और हर कोई इस वक्त सरकार की तरफ नजरें उठाकर ये देख रहा है कि सरकार क्या फैसला लेती है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार अब कार्रवाई किस तरह से करती है। आलोक, और कार्रवाई की जब बात हम कह रहे हैं तो यहाँ पर कई कदम उठाते हुए हमने देखा है सरकार को, जिस तरह से पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो तमगा था वो वापस ले लिया गया है। साथ ही साथ अगर बाकी देशों की बात की जाए, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये तमाम देश आज भारत के साथ खड़े हैं।